मणिकर्णिका के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार तुलसी राम जी शुरुआती दौर में हथियार बंद क्रांति को सही मानते हैं, उसका समर्थन करते हैं, लेकिन लगातार किए गए विचार मंथन से वे नक्सलवाद को समर्थन तो देते हैं, लेकिन उसके उग्रवादी विचारधारा को वे नकार देते हैं, उससे दूर होते चले जाते हैं। तो अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शलनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जौहार। उन्हीं दिनों एक दिन खूब आंधी के साथ पानी बरस रहा था। गोरख भीगते हुए कैलाश भवन आए। यह बात जून 1970 के अंतिम सप्ताह की है। मेरे पास एक छोटा सा ट्रांजिस्टर था जिसमें सारनाथ रेडियो स्टेशन पर एक भोजपुरी लोकगीत आ रहा था। राम जी के आवेले दुल्हनिया परे झीरी झीरी बुनिया। ये लोकगीत वे पहली बार सुने थे। इस गीत की धुन उन्हें इतनी पसंद आई कि वे तुरंत इसे गाने लगे। फिर उन्होंने कहा कि इन्हीं लोक धुनों पर क्रांतिकारी गीत लिखना चाहिए। लोक धुनों पर क्रांतिकारी गीत इसलिए लिखे जाते हैं ताकि वे आसानी से याद हो जाएं जनमानस में, क्योंकि लोक धुन गाने की प्रैक्टिस में वो लोग रहते हैं। और साथ ही साथ यदि शब्दों का चयन थोड़ा सा फेरबदल उसमें कर दिया जाए तो वो जल्दी जनमानस के पटल पर बैठ जाते हैं। उन्होंने मुझसे कुछ और लोक धुनों को सुनना चाहा। मैंने उन्हें ऊंचे ऊंचे कुआना के नीची पा जगतिया, रामा निहुर के पनिया भरे, हाय रे सांबर गोरिया समेत कई लोकगीत सुनाए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इसी उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि जो जागरण होते हैं उनमें जो माता की भेंटें होती हैं वे ज्यादातर जो है फिल्मी धुनों पर आधारित होती हैं, जो आसानी से याद कर ली जाएं। तो प्रचार करने का और लोगों के मस्तिष्क पे एक छाप छोड़ने का या उनको कैप्चर करने का ये भी एक तरीका है। गोरख पांडे कहने लगे कि अपने गांव देवरिया जिला जाएंगे और दलित बस्तियों में जाकर लोक गीतों को सुनेंगे, फिर आगे क्रांतिकारी गीत लिखेंगे। उन दिनों में व्यंग्यात्मक कविताएं लिखा करता था जो बॉम्बे से प्रकाशित होने वाली व्यंग्य पत्रिका, रंग मासिक तथा अन्य पेपर पत्रिकाओं में छपती रहती थी। गोरख रोमांटिक कविताएं लिखा करते थे। कलकत्ता से प्रकाशित ज्ञानोदय नामक साहित्यिक पत्रिका में उनकी ऐसी कई कविताएं छपी थीं। उन्होंने मुझे भी सलाह दी थी कि मैं क्रांतिकारी गीत लिखा करूं। तो यहाँ पर एक साम्य देखने को मिलता है, चाहे वे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हों या तुलसी राम जी हों या बाकी भी कोई भी मतलब लेखक उठा लीजिए दलित साहित्य से, वे लोग लिखते बहुत थे। उनकी सभी की शुरुआत गीतों से हुई थी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है। ये विचारों को लगातार प्रगतिशील बनाता है। तो यदि आप में से भी किन्हीं लोगों को थोड़ा बहुत भी यदि लिखने का सोचा हो या कभी ऐसा विचार आया हो कि ये टॉपिक पे कुछ लिख सकते हैं, तो उसे जरूर ट्राई करें। इससे एक तो विचारों का मंथन होता है और जैसा कि मैंने कहा कि विचार जो है वो लगातार प्रगतिशील होते चले जाते हैं। तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए यदि थोड़ी भी लिखने में रुचि है तो। उस दिन रात का खाना मेरे साथ खाने के बाद गोरख पांडे 80 स्थित अपने कमरे पर चले गए। जिस कमरे में वे रह रहे थे उनकी छत एस्बेस्टर की थी और उसके अगल बगल के मकान 3 मंजिले थे। दोनों मकानों के तीसरे तल्ले की छत पर एस्बेस्टर की थी, जिन्हें दबाने के लिए पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें रखी गई थी। वे 1 घंटे बाद करीब 10 बजे रात को फिर मेरे यहाँ आए और बहुत घबराए हुए थे। वे कहने लगे कि आज तेज आंधी के कारण बगल वाले मकान के तीसरे तल्ले की छत से 20-25 किलो वजनी पत्थर उनके कमरे की छत को तोड़ते हुए चारपाई पर गिर पड़ा। वे जिधर सिर करके सोते थे ठीक उसी जगह पर पत्थर पड़ा हुआ था। गोरख पांडे बार बार मुझे धन्यवाद देते हुए कहते कि यदि मैं आपके पास ना होता, अपने कमरे पर चला गया होता, तो आज मैं जिंदा नहीं होता। समझ रहे हैं, बड़ा पत्थर तीसरे माले से पहले माले की छत पर गिरेगा तो कितने वजन और फोर्स के साथ गिरेगा। उनकी बातें सुनकर मैं भी चौंक गया। मैं उस रात में मेरे यहां सोए। सुबह मैं उनके साथ उस कमरे पर गया तो देखा कि स्थिति बड़ी भयावह थी। कमरे की छत में बहुत बड़ा छेद हो गया था और वह पत्थर चारपाई पर पड़ा हुआ था। सचमुच में मेरे पास होने की वजह से ही वे बच गए थे, अन्यथा उनका जीवन जून 1970 में ही समाप्त हो गया होता। वे भाव विभोर होकर उस दिन बोले थे, भविष्य में आपकी विचारधारा की दिशा चाहे जो भी हो, मैं हमेशा आपसे मित्रता कायम रखूंगा।
तो यहाँ पर रतन जी की कही हुई बात मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि विचारों में कितना भी मतभेद क्यों ना हो, यदि 50%, 51% विचार भी मिलते हों तो आपसी सहमति, आपसी सहयोग संभव है। तो यहां पर बतौर एग्जाम्पल इसको मैं कोट कर रही हूं रतन जी की बात को, गोरख पांडे द्वारा कही गई बात के समर्थन में। आगे चलकर ऐसा ही हुआ। मैं सीपीआई में रहा और गोरख CPIML में आजीवन बने रहे, किंतु अंत तक हम दोस्त बने रहे। इस घटना के बाद वे हरिश्चंद्र घाट के पास अवध गरवी नामक मोहल्ले में एक कमरा लेकर रहने लगे। उस कमरे की खिड़की के बाहर एक अन्य मकान की खिड़की थी जिसमें कोई बंगाली परिवार रहता था। तो आगे का काफी हास्यास्पद और रोचक वर्णन है घटना का, उसे सुनिए जरा। एक 14-15 वर्ष की लड़की हमेशा आदतन उस खिड़की के पास बैठकर बांग्ला गीत गाया करती थी। गोरख को यहीं से मनोवैज्ञानिक एक तरफा भटकाव शुरू हुआ। वे भी हमेशा उस खिड़की पर निगाह चिपकाए रहते थे। मैं भी उनके साथ यहाँ जब भी जाता वे उस लड़की का माजरा छेड़ देता था। एक दिन गिरीश सिंह मेरे साथ अवध गरवी गया। उस समय गोरख अपनी खिड़की के पास बैठे बीड़ी पी रहे थे। गिरीश उन्हें देखते ही बोल पड़ा, हे गोरखवा, बीड़िया छोड़ दे, नहीं तो तोहर टिबिया फेरे से शुरू हो जाई। गिरीश बहुत शैतान था। उसने ये बात जानबूझकर इसलिए कही क्योंकि बगल की खिड़की पर वह लड़की बैठी हुई थी। गिरीश की बात सुनते ही गोरख को कभी टीवी रोक था, उस लड़की ने तुरंत अपनी खिड़की बंद कर ली। इसके बाद खिड़की हमेशा ही बंद रहने लगी। उस दिन गोरख ने गिरीश को बहुत बुरा भला कहा था, किंतु जो क्षति होनी थी वह तो हो गई थी। जाहिर है कि गोरख को कभी टीवी नहीं थी। अंततः महीने भर के अंदर ही वे मकान छोड़कर वे पुनः 80 वाले कमरे पर अपने चले गए, क्योंकि तब तक उसकी छत पर मकान मालिक ने नया एडबेस्टर लगा चुका था। जहां तक क्रांतिकारी गीत का सवाल है, गोरख पांडे के कहने पर मैंने एक फिल्मी गाने की धुन पर एक पैरोडी लिखी। ओ सेठ साहूकारों, जरा सोचो विचारो, हम देश के निर्माता कोई गैर नहीं। अरे वो शोषण करने वाले तेरी खैर नहीं। देखो सबको बुला रही है कानून की नक्सलबाड़ी। पूंजीपतियों तेरे सर से पट जाएगी बंगाल की खाड़ी। पूंजीवाद हमारा दुश्मन और किसी से बैर नहीं। अरे वो शोषण करने वालों तेरी खैर नहीं। उठा लिए हैं मजदूरों ने अपने डंडे, मार मार के फोड़ेंगे तेरे सारे भंडे। ए हंसिया हमारा वो गर्दन तुम्हारा, हम छोड़ेंगे अब काटे बगैर नहीं। अरे वो शोषण करने वालों तेरी खैर नहीं। ये किस फिल्मी धुन पर है मैं अंदाजा लगाने में नाकामयाब हूं। मैंने इस गाने को बहुत झिझकते हुए गोरख पांडे को सुनाया। झिझक इसलिए थी क्योंकि ये एक फिल्मी गाने की धुन पर था, लेकिन वे बहुत गदगद हो गए। कहने लगे कि ऐसे गीत हमारी सांस्कृतिक धरोहर सिद्ध होते हैं। इस बीच आजमगढ़ वाले सत्यराम ने एक चिट्ठी लिख मुझे अपने गांव बुलाया था। इसका असली कारण यह था कि उनके बड़े भाई को एक ऐसा रोग था जिससे कमर के नीचे वाला हिस्सा एकदम हिलडुल नहीं पाता था। यह एक विचित्र किस्म का पक्षाघात था जिसे हम शायद पैरालिसिस कहते हैं, जिससे वे हिलडुल नहीं सकते थे। चलना तो बहुत दूर की बात थी। सत्यराम उन्हें BHU अस्पताल में दाखिल कराकर अपने गांव वापस चले गए थे। ये बात 1968-69 की है। उनकी देखभाल का सारा भार मेरे ऊपर पड़ा। मैं रोज सुबह रोटी सब्जी पकाकर अस्पताल जाता और उन्हें खिलाकर यूनिवर्सिटी में क्लास करने जाता। ऐसा मैं करीब 2 महीने तक करता रहा। बाद में उनकी दशा सुधरने पर सत्यराम वापस आकर उन्हें अपने घर ले गए। जाहिर है मैं उनके अस्पताल में भर्ती रहने के कारण कहीं बाहर नहीं जा पाता था, क्योंकि ऐसे मरीजों को अस्पताल में सिर्फ रात का ही खाना मिलता था। मेरे द्वारा की गई उस सेवा से सत्यराम बहुत एहसानमंद हो गए थे, इसलिए उन्होंने अनेक बार मुझे अपने गांव बुलाया, किंतु मैं जा नहीं पाया था। इस बार उनकी चिट्ठी पाकर उनके गांव जाने की बात मैंने मान ली, जिसका एक कारण यह भी था कि उस तत्कालीन वर्ग दुश्मन के सफाया अभियान में वे मेरे साथ तराई क्षेत्र गए थे। मैं अपने उस गीत को भी लेकर बड़ा उत्साहित था, क्योंकि सत्यराम अपने ग्रामीण क्षेत्र में नक्सलवाद का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो संभवतः वे जो क्रांतिकारी गीत उन्होंने फिल्मी धुन पर लिखा था वे इसमें काफी सहायक सिद्ध होता। इस तरह जुलाई 1970 के आरंभिक दिनों में मैं आजमगढ़ की लालगंज तहसील स्थित उनके गांव
कमरामा पहुंचा। बलिया जिले के एक ऐसे कैडर सुशील पांडे भी वहां मौजूद थे। मैंने जब उस गीत को उनके सामने प्रस्तुत किया तो वह लोग बहुत उत्साहित दिखे। उनके घर गांव के कुछ अन्य युवक भी थे, वे सभी इसे गाने लगे। 2 दिन बाद जब मैं वहां से बनारस वापस चलने लगा तो सत्यराम तथा सुशील पांडे मेरे साथ करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर लालगंज तक आए, जहां से मुझे बस पकड़नी थी। उस दिन हल्की हल्की दिन भर बारिश होती रही। खेतों की मेड़ों पर चलते हुए उसी गाने को पूरी यात्रा भर सुशील पांडे गाते चले। लालगंज पहुंचते ही सुशील पांडे रोमांचित होकर बोल उठे, ई गनमा सुनी के हमार रोमा खड़ा हुई जाला। उनकी इस प्रतिक्रिया के साथ ही मैं आजमगढ़ से बनारस जाने वाली बस में अपनी आंखों से ओझल हो गया, उनकी आंखों से ओझल हो गया था तथा यह भी सोचता रहा कि वापस कमरामा जाते हुए सुशील पांडे उस गीत को अवश्य दोहराते हुए चलेंगे। मैंने वह हिंसात्मक गीत तो लिख दिया था, किंतु दिन प्रतिदिन मेरे दिमाग से हिंसा दूर होती चली गई। मेरी दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई दूसरा ऐसा गीत लिखूं। इस उहापोह के दौरान एक दिन मैं नंदूराम के निवास नगवा गांव से दलित बस्ती गया। नंदूराम मुझसे 2 दर्जा सीनियर थे। वे गाजीपुर जिले के नंदगंज के पास किसी गांव के रहने वाले थे और मेरी ही जैसी स्थिति में उस बस्ती में कमरा लेकर रहते थे। उनका भी संबंध मेरे साथ गोरख पांडे जैसा था, किंतु वे बीएचयू के पहले अम्बेडकरवादी थे। तो यहां पर एक अति महत्वपूर्ण खुलासा वे करते हैं। अम्बेडकरवाद का बहुत ज्यादा प्रचलन उन दिनों था नहीं। यही बात हमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन पढ़ते वक्त भी मिलता है और उसी टाइम पीरियड की तुलसीराम जी की मुर्दैया पढ़ते वक्त भी और मणिकर्णिका पढ़ते वक्त भी हमें मिला। वे मुझसे हमेशा कहते थे कि पढ़ लिख कर अपना जीवन सुधारो, इन कम्युनिस्टों का चक्कर क्यों पाल रखा है। उस समय मेरा मानना था कि अंबेडकर के विचारों से क्रांति नहीं होगी। तो एक व्यक्ति से क्रांति की उम्मीद करना भी बेईमानी है। एक व्यक्ति क्रांति नहीं कर सकता, लेकिन पढ़ लिख कर वो इतना सक्षम जरूर हो सकता है कि वे करोड़ों लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव जरूर ले आए। तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा पढ़ना लिखना और अगेन विचारों का मंथन बहुत जरूरी है। इमीडिएट क्रांति हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन उसमें ठहराव नहीं होगा। लेकिन यदि आपके विचारों में ठहराव है, आपके विचार क्रांतिकारी हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल आप उनको विचारों को लागू करने में करते हैं, तो आप देश का संविधान लिख सकते हैं, जिससे करोड़ों लोगों में के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आते हैं। यही मेरे कहने का मतलब है यहां पर। इन सब प्रश्नों पर नंदूराम एक उपदेशक की तरह पेश आते थे। वे मुझे अपने कमरे पर उस समय अवश्य बुलाते जब मछली पकानी होती। मैं खुद उनके यहाँ सिल पर लोड़े से सरसों के साथ सारा मसाला पीसकर मछली पकाता, फिर हम दोनों खूब खाते रहते थे। उस दिन उस दावत पर कविता की बात चलते ही नंदूराम बोले कि कविता का प्रभाव बहुत दिनों तक नहीं रहता, जबकि विचारात्मक गद्य का असर स्थायी होता है। अतः उन्होंने मुझे सलाह दी कि विभिन्न विषयों पर लेख लिखूं और कविता के शब्द गद्य में ही पिरोऊं। उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैं धीरे धीरे गद्य लेखन की तरफ बढ़ता गया। तो यहाँ पर एक बात काबिले तारीफ है कि उनके दोस्त नंदूराम ये जानते थे कि यदि वे बार बार बोलेंगे कि आप इस तरफ मत बढ़ें, कविताएं ना लिखें, तो शायद तुलसीराम जी भी बहुत हठधर्मिता दिखाते। इसीलिए उन्होंने उन्हीं की खूबी को इस्तेमाल करते हुए कहा कि इन्हीं शब्दों को गद्य के फॉर्म में लिख दिया जाए, पद्य की बजाय, यानी कि पोइट्री की बजाय प्रोज की शक्ल दे दी जाए इन्हीं शब्दों को। जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी। जैसे कि जब फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है तो उस वक्त यदि आप जबरदस्ती स्ट्राइक करें तो कैच आउट भी हो सकते हैं, लेकिन यदि उस फास्ट बॉलर की जो पेस होती है, जो क्लासी बैट्समैन होते हैं, उसका इस्तेमाल जरा सा बल्ले की अपनी शक्ल घुमा देते हैं और बाउंड्री पार करवा देते हैं। तो वहीं पर यही टेक्निक जो है उनके दोस्त नंदूराम ने अपनाई तुलसीराम जी की काबिलियत को लेकर, कि जरा सा उनका जो स्टाइल था पोइट्री से प्रोज की तरफ मोड़ दिया।
वैसे नंदूराम मुझे हमेशा कवि कहकर ही संबोधित करते थे। बाद में वे मेरी ही तरह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। आगे चलकर मेरा गद्य लेखन काफी चर्चित होने लगा, जिसका सारा श्रेय नंदूराम को जाता है, वरना मैं एक छोटा मोटा कवि बनकर ही रह जाता। तो ये होते हैं अच्छे दोस्त। मैंने जूठन आत्मकथा में भी ये बात बोली थी कि अच्छे दोस्त जो हैं वो एक फिक्स्ड अंतराल पर लैंप पोस्ट का काम करते हैं कि जब आपको अंधेरा लगने लगे तो फटाफट वो लैंप पोस्ट की तरह वहां पर आपके लिए रोशनी का काम करते हुए आपको रास्ता सुगम करा देते हैं। तो यदि आपको याद हो, जूठन में मैंने ये बात बोली थी, तो यहां पर भी वही बात फिट होती है अच्छे दोस्तों के लिए कि वो एक लैंप पोस्ट की तरह होते हैं जो एक फिक्स्ड अंतराल पर लगे होते हैं और आपके जो रास्ते होते हैं उनको सुगम करते चलते हैं अपनी रोशनी से। इस बीच गोरख पांडे के साथ उनके अस्तित्व को दहला देने वाला एक हादसा हो गया। वे अभी रोमांटिक कविताओं को लिखना बंद नहीं किए थे। वे जब भी किसी सुंदर लड़की को देखते तो उनका एक तरफा अभियान शुरू हो जाता था। मजेदार बात यह थी कि मेरे यहां आकर उसका खूब वर्णन करते। उनके वर्णन से ऐसा लगता कि मानो वे उसके साथ गंगा में बोटिंग कराए हो। इस तरह की अनेक घटनाओं की प्रतिक्रिया में उनकी जिंदगी को बदल देने वाला हादसा हुआ। यह अगस्त 1970 की बात है। वे एमए प्रथम वर्ष फिलॉसफी के छात्र थे। उनकी कक्षा में महुआ चैटर्जी नाम की एक अति सुंदर लड़की पढ़ती थी। वे बनारस की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर MP घोषाल एडवोकेट की भांजी थी। गोरख पांडे ने उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए एक रोमांटिक गीत लिखा और क्लास ज्यों ही समाप्त हुई उस सबके सामने उस गीत को महुआ के सामने वाली टेबल पर रखकर बाहर चले आए। वह उस उत्सुकतावश उस पुलिंदे को लेकर सोनारपुर स्थित अपने घर चली गई। दौड़े दौड़े गोरख पांडे कैलाश भवन आकर मुझे बताने लगे, गुरु, महुआ मेरी चिट्ठी को लेकर तुरंत अपने घर चली गई। जाहिर है वह उसे पढ़ने के लिए बाथरूम के एकांतवास में अवश्य गई होगी और पढ़कर बेताब हो गई होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि कल वह मुझे अवश्य मिलने आएगी। गोरख पांडे को इतना प्रसन्न मैंने कभी नहीं देखा था, किंतु उनके इश्क की असलियत से मैं पूरी तरह परिचित हो चुका था। कुछ ऐसा ही हुआ। महुआ दूसरे दिन क्लास करने आई। छात्रों से कक्षा पूरी तरह भरी हुई थी। वह आते ही उस चिट्ठी की गोल लुंडी बनाकर गोरख पांडे के मुंह पर फेंकते हुए बोल पड़ी कि जिस क्लास में ऐसे लफंगे छात्र पढ़ते हैं मैं उसमें नहीं पढ़ सकती। ऐसा कहते हुए महुआ चैटर्जी क्लास छोड़कर अपने घर चली गई और उसने BHU में पढ़ाई ही छोड़ दी। उस दिन जैसे तैसे गोरख पांडे क्लास में उपस्थित रहे। शाम को वह फिर मेरे पास आए। बिना कुछ पूछे मुझे सारी घटना बताते हुए अंत में उन्होंने कहा, सॉली सोशल इंपीरियलिस्ट है। क्षमा प्रार्थी हूं मगर यहां पर यही शब्दावली लिखी है। जाहिर है महुआ के मामा मेरी ही तरह CPI में थे, इसलिए नक्सलवादी लोग उन्हें सोशल इंपीरियलिस्ट यानी सामाजिक साम्राज्यवादी कहा करते थे। महुआ सोशल इंपीरियलिस्ट है, ऐसा सुनकर मैं अपनी हंसी को नहीं रोक पाया। मैंने तुरंत कहा कि पांडे जी, मैं जानता हूं उसका CPI से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ उसके मामा शक्ति प्रसाद घोषाल CPI में हैं। वे कहने लगे, उसका असर तो रहेगा ही ना महुआ पर। चाहे जो भी हो, गोरख पांडे पर इस घटना का असर इतना गंभीर पड़ा कि उन्होंने शर्मवश क्लास में जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन बहुत दुखित होकर मेरे पास आए और बोले, तुलसी जी, मैंने निर्णय ले लिया है। मैं अब फील्ड में जाऊंगा और शोषित पीड़ित आदिवासियों के बीच जाकर उन्हें क्रांति के लिए तैयार करूंगा। मैंने उनकी मनस्थिति को अच्छी तरह समझ रहा था, किंतु कुछ कह नहीं पाया। उस दिन रात का खाना मेरे यहाँ खाकर वे चले गए। इसके बाद उनका करीब 1 साल से ज्यादा समय तक मुझसे कोई संपर्क नहीं हुआ। वे इस बीच कहां थे, क्या कर रहे थे, कुछ भी मालूम नहीं था। इतना जरूर था कि प्रेम में नाकामी ने उनकी जिंदगी को एकदम बदल दिया था। मैं सिर्फ अटकलबाजी ही करता रहा। उनका कुछ भी पता नहीं चला। उड़ती उड़ती खबरें जरूर मिलती रहीं कि वे मिर्जापुर के नौगढ़ के जंगलों में आदिवासियों के बीच कुछ अन्य नक्सलवादियों के साथ काम कर रहे थे। साल भर से ज्यादा समय बीत चुका था। नवंबर 1971 की बात है। उस साल खूब जाड़ा पड़ रहा था। एक दिन आधी रात के बाद कैलाश भवन में मेरे कमरे में दरवाजे पर खटखट की आवाज आई।
अर्ध निद्रा में ग्रसित में धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि एक आदमी भेड़िया वहां कंबल की घोंघी ओढ़े अपना मुंह छिपाए बिना कुछ बोले मेरे कमरे के अंदर घुस आया। अचानक थोड़ी देर के लिए मैं सहम गया, किंतु शीघ्र ही उन्होंने कहा कि मैं रहीम हूं, रहीम। तो यहां पर भी अभी तक भी उनकी हठ धर्मिता गई नहीं, मतलब संशोधनवाद इन्हें नहीं है। मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वे कहीं गुप्त रूप से भूमिगत होकर काम कर रहे थे। उन्होंने बहुत भूखा होने की बात कही। मैंने करीब 2:30 बजे रात को उन्हें खिचड़ी पकाकर खिलाई। सारी रात हमने बातचीत में बिताई। वे कथित पुलिस के डर से बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे, बिल्कुल साए साए की तरह, किंतु मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि उनसे पूछूं कि बीते दिनों में वे कहां थे। उन दिनों हम सभी क्रांतिकारी गतिविधियों की गुप्तता के सिद्धांत को मानते थे, इसलिए ना तो मैंने कुछ पूछा और ना गोरख ने कुछ बताया। मैंने बड़ी दृढ़ता से उनसे कहा कि अब वे क्रांति को कुछ समय के लिए भूल जाएं और अपना एमए पूरा करें। ऐसा सुनते ही वे जोर से बोल पड़े, गुरु तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। फिर चिंताग्रस्त होकर वे कहने लगे कि उनके पास कुछ भी नहीं है। उन्हें दोबारा एडमिशन फीस की चिंता थी। मैंने कहा अभी 6-7 महीने दूर की बात है, धीरे धीरे सब इंतजाम हो जाएगा। उन्हें पुलिस का फोबिया इस कदर हो गया था कि जब मैं बीएचयू में एमए की क्लास करने जाता तो मुझको बाहर से दरवाजे का ताला बंद करने को कहते थे। मैं सुबह उठकर सबसे पहले खाना पकाता और उन्हें खिलाकर बाहर से ताला बंद कर बीएचयू जाता। ऐसे ही करीब 3 सप्ताह तक वे मेरे कमरे में भूमिगत रहे। तो आज के भी प्रसंग मुझे लगता है आपको काफी रोचक लगे होंगे, और इन्हीं रोचक प्रसंगों के साथ आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपके सामने मैं फिर उपस्थित रहूंगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि ज्वाइन करने की इच्छा हो तो हमें ज्वाइन करना भी ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आता है, उसको दबाकर अपने मन मुताबिक, अपनी इच्छा अनुसार जिस भी कैटेगरी में आप चाहें हमें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।